दोस्तों नमस्कार। माना तो यही गया है कि जनवरी 2024 में जब अयोध्या में राम मंदिर तैयार होगा, उसके बाद हिंदुत्व का नारा समूचे देश में बीजेपी कुछ इस तरीके से गुंजाएगी और बीजेपी के साथ आरएसएस और उसके तमाम कैडर देश में कुछ इस तरीके से सक्रिय होंगे कि चुनाव के शुरुआत होते होते बीजेपी की जीत तय हो जाए। यह देश में लहर बनने लगेगी क्योंकि हिंदुत्व का कार्ड 2024 में खेला जाना है और इसकी आहट लगातार हो भी रही है। लेकिन यह कहां किसी को पता था कि 2024 तो दूर की गोटी हो जाएगी और कर्नाटक चुनाव में ही हिंदुत्व का कार्ड खेलना पड़ जाएगा, वह भी बजरंग बली के नाम पर। और उसके आसरे भी अगर चुनावी जीत नहीं मिली तो क्या यह हिंदुत्व का कार्ड जो 2024 के लिए संभाल कर रखा गया वह भोथरा साबित हो जाएगा और दोबारा इस कार्ड को खेला नहीं जा सकता है, क्योंकि बार बार यही सवाल उठेगा 10 बरस की मोदी सत्ता के बाद भी हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी क्यों खेल रही है और आरएसएस देश भर में क्यों घूम रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे ही कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने का जिक्र हुआ तो बजरंग बली के जिक्र के साथ ना सिर्फ आरएसएस बल्कि विश्व हिंदू परिषद भी समूचे देश में सक्रिय हो गई। और ध्यान दीजिए, जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के केंद्र में बजरंग दल या बजरंग बली या हिंदुत्व कार्ड के आश्रय बीजेपी ने खेल की शुरुआत की है, बावजूद इसके अगर उसकी हालत खराब है तो क्या यह माना जाए कि दरअसल 10 बरस के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त भी जनता हिंदुत्व कार्ड के फेरे में फंसेगी नहीं? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? क्योंकि इसके ठीक समानांतर दिल्ली के जंतर मंतर पे जो महिला पहलवान न्याय की गुहार लगा रही है और आज की तारीख में जिस तरीके से जन सैलाब उनके साथ जुड़ रहा है, वो चाहे खाप हो, चाहे पंचायत हो, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा हो, उससे जुड़े तमाम किसान ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी की मौजूदगी और खास तौर पे महिलाओं की मौजूदगी जो नारा लिख रही है, नारा लगा रही है कि बेटियां देश की आन बान शान है, भाजपा सरकार ब्रजभूषण शरण पर मेहरबान है। यह मैसेज क्या है? या फिर बहन बेटियों के सम्मान में खाप पंचायत मैदान में, यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहां से आज जितनी बड़ी तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाएं पहुंची, एक क्षण के लिए गौर कीजिए, महिलाएं पहुंची हैं और महिला पहलवानों को ढांढस बना रही है कि न्याय तो मिलेगा। यानी महिलाएं सामाजिक तौर पर जानती हैं कि किन परिस्थितियों से न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और अब 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम में अगर हिंदुत्व का कार्ड और महिलाओं को साथ लेकर बीजेपी के चलने की सोच अगर फेल हो गई तो 2024 यकीनी तौर पर बहुत दूर की बात होगी। और यह सवाल आज अगर कर्नाटक में हिंदुत्व के कार्ड के साथ उभरा है तो दिल्ली में और दिल्ली से लगे हुए इलाकों में महिलाओं की मौजूदगी जो अलग अलग जगहों से आ रही हैं, उन्हें भी सामना करना पड़ा कि दरअसल पुलिस बैरिकेड्स लगा चुकी है, चाहे वो गाजीपुर का बॉर्डर हो जो गाजियाबाद से इंटर करता यानी उत्तर प्रदेश से, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, यानी एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ राजस्थान की परिस्थिति है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है। तमाम जगहों से अगर इस तरीके का प्रतिबंध है तो यह मैसेज बहुत साफ है कि संघर्ष की परिस्थितियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो रही है और शायद यह उसके लिए चिंता का सबब हो सकता है। लेकिन 2023 में कर्नाटक का चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमें लगता है पहले एक तस्वीर देखिए, यह तस्वीर दिल्ली की है जहां पर तमाम महिलाएं अलग अलग जगहों से महिला पहलवानों के समर्थन में आ रही हैं। और उस तस्वीर को देखिए पहले और समझिए, संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी शिरकत इसलिए क्योंकि निशाने पर और कटघरे में बीजेपी का सांसद है और जिसे बीजेपी की सत्ता बचा रही है। तो सांसद बीजेपी का, सरकार बीजेपी की, तो फिर पुलिस भी बीजेपी की। इसीलिए अलग अलग बॉर्डर पर पुलिस ने आज घेराबंदी कर ली। यह टिकरी बॉर्डर है जहां पर महिलाएं दिल्ली में प्रवेश ना कर पाएं,
इसके लिए बकायदा पुलिस ने तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिए। ना सिर्फ यहीं पर, बल्कि गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर दोनों जगहों पर इसी तरीके से बॉर्डर पर जमा हो गई पुलिस। अलग अलग माध्यमों से भी, बसों से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, रेलगाड़ियों से भी समर्थन देने के लिए किसान यूनियन से जुड़े किसान भी पहुंचने लगे। इतनी बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर जब मौजूदगी शुरू हुई तो वहां पर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, दोनों किसानों के बीच और सामने महिलाओं का समूह। यह दरअसल सरोकार की भाषा है, साथ मिलना। और कोई महिला आंदोलन कर रही है, वह भी न्याय के लिए, शोषण के खिलाफ, साथ में बजरंग पुनिया है। यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि गले मिलकर, हाथों में हाथ थामकर सब कोई एक साथ खड़े हो गए। और सब बहुत आश्चर्यचकित थे कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और जब इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो अलग अलग जिलों से पहुंचे इतनी बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वह सोचने जरूर लगी यह क्या हो रहा है। और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों का बंदोबस्त जबरदस्त तरीके से, ना सिर्फ अलग अलग सीमा पर बल्कि जंतर मंतर पर भी। और यह नजारा जो है तमाम चीजों की याद दिलाता है कि आंदोलन को कैसे रोका जाए और कोई न्याय की गुहार ना लगाए, क्योंकि सत्ता बीजेपी की है। जो कटघरे में है वह भी बीजेपी का सांसद है, तो पुलिस भी तो सत्ता की ही। जंतर मंतर पर यह मौजूदगी दरअसल सिर्फ महिला पहलवानों को देखकर और न्याय की मांग करते हुए संघर्ष के आश्रय मत देखिए, क्योंकि जो आवाज निकल रही है उसमें न्याय की गुहार भी है और फेल होती कानून व्यवस्था भी है। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने में भी उसने हफ्ते भर का वक्त लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद 10 दिन होने को हो रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ नहीं की, जबकि मामला तो पॉस्को के तहत भी दर्ज है। 2 मामले दर्ज हैं और इस दौर में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ या उनको लेकर जो महिला पहलवानों ने किया वह भी अखबारों में छप चुका है। जो कहा महिलाओं ने और जो अपने बयान दर्ज किए वो शायद समूचे समाज को शर्मिंदा कर दें। लेकिन अगर यह आवाज सिर्फ केंद्रित रह जाती कि महिला पहलवानों के साथ है तब तो ठीक है, लेकिन एक पूरी फहरिस्त हमारे पास है कि पंजाब के 16 जिलों से महिलाएं पहुंची हैं, हरियाणा के 9 जिलों से महिलाएं पहुंची हैं, दिल्ली के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहां से महिलाएं आई हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों के संगठन और चंद महिलाएं भी पहुंची हैं। यह मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल इस दौर में, यानी बीजेपी की राजनीतिक सत्ता पाने की चाह में राजनीति कानून से ऊपर कैसे हो गई। क्या यह बीजेपी के उस कार्ड की लंका लगा रही है जहां पर यह मानकर बीजेपी चल रही थी कि 2024 में महिलाओं को साध लेंगे। और ध्यान दीजिए, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर 2014 में भी बहुत नारे लगाए गए, लेकिन वह सब कुछ अगर थोथे साबित हो रहे हैं तो अगला सवाल यह है कि अब बीजेपी के पास या मोदी और शाह के पास वो कौन सा कार्ड है जिसके जरिए ये चुनावी जीत हासिल करेंगे। वोटों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक तौर पर इस देश के भीतर में होता रहा है, लेकिन पहली बार हिंदुत्व के जिस कार्ड के आश्रय कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है, विश्व हिंदू परिषद की मौजूदगी नजर आ रही है, अगर सब कुछ चुनावी जीत के दायरे से बाहर है और भोथरे साबित हो रहे हैं, तब जरा कल्पना कीजिए कि दरअसल 2024 की तरफ बढ़ते हुए कदम किस तरीके के परेशानी का सबब बीजेपी के लिए पैदा कर चुके हैं। तो क्या कर्नाटक चुनाव की जीत हार उल्टी गिनती की शुरुआत है? क्योंकि इसके ठीक समानांतर भारत के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों को एक क्षण के लिए समझ लीजिए। बिहार के भीतर में जातीय समीकरणों में कहीं बीजेपी टिकती नहीं है, और अगर नीतीश और लालू साथ खड़े हैं, यानी जेडीयू और आरजेडी साथ खड़ी है, और कोई भी वहां के सामाजिक जातीय परिस्थिति के हिसाब से कोई चेहरा बीजेपी के साथ नहीं है, तो बीजेपी कितनी सीट जीत पाएगी कहना मुश्किल नहीं। बहुत आसान होगा कि दरअसल 4 सीट से आगे बढ़ जाए तो मुश्किल। तो क्या इस स्थिति को दूसरी तरफ महाराष्ट्र की दिशा में ले जाइए तो क्या यह एक नया मैसेज है? महाराष्ट्र में शरद पवार जिस तरीके से निकले
और बीजेपी के बनाए गए गेम को ही उन्होंने उलट कर रख दिया। जहां पर अजीत पवार जा रहे थे, कई एमएलए जा रहे थे। तो क्या यह एक 2024 को महाराष्ट्र भी चुनौती देने के लिए इसलिए खड़ा है क्योंकि 2024 में ही विधानसभा चुनाव भी महाराष्ट्र में होने हैं और शरद पवार समझ गए हैं कि दरअसल देश नहीं तो राज्य को तो साधना होगा और राज्य को साधने के लिए बीजेपी के साथ अगर खड़े हो गए तो फिर कुछ सत्ता की हिस्सेदारी दिल्ली में मिल जरूर जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र हमेशा के लिए गंवा बैठेंगे और वो इसे गंवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका तीसरा हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है जिस हिंदुत्व कार्ड का हम जिक्र कर रहे हैं। बजरंग दल पर जो बैन लगाने का जिक्र हुआ उसमें पहली बार कांग्रेस के भीतर की रणनीति 2-3 मैसेज खुले तौर पर दे रही है। पहला मैसेज तो यही है कि दरअसल कब तक उन मुद्दों के आश्रय खामोश रहेंगे जो भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। यानी सिर्फ हिंदुत्व कार्ड अगर बीजेपी खेलती है तो उसके पैरेलल में कोई कार्ड खड़ा मत कीजिए जिससे इस आरोपित हो जाएंगे कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो इससे हटकर क्यों नहीं इस बार खुले तौर पर बोला जाए और कर्नाटक की जमीन को ही राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देख लिया जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर जनता दल सेकुलर का जिक्र कर्नाटक के भीतर करते हैं तो उनका जो बड़ा वोट बैंक है जो लोअर मैसूर के हिस्से में आता है जहां की 66 सीटें हैं, वहां पर बड़ी तादाद मुस्लिमों की है और वही इलाका है जहां पर जनता दल सेकुलर की पहचान और उसकी राजनीतिक जमीन है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट उसके साथ नहीं गया, जनता दल सेकुलर के साथ, जेडीएस के साथ, तो एक झटके में जेडीएस ढहढहा कर गिर नहीं जाएगी, समाप्ति की कगार पर होगी और इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। अगर यह राजनीतिक प्रयोग कर्नाटक में सफल हो जाता है कांग्रेस के लिए और दूसरी तरफ हिंदुत्व का जिस कार्ड को बीजेपी खेल रही है, अगर उसमें उसको हार मिल जाती है तो इसके रिएक्शन और रिफिकल्शंस एक झटके में उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगेंगे। हालांकि यह एक सिलसिला है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां पर भी इसको लेकर कहीं ना कहीं पहल जरूर होगी राजनीतिक तौर पर। लेकिन ध्यान दीजिए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां पर भूपेश बघेल कहते हैं कि हमने भी कहा है बजरंग दल को बजरंग बली से मत जोड़िए, बजरंग दल के लुम्पेनिज्म को समझिए जो एक लिहाज से समाज के भीतर में हुड़दंग मचाते हैं। उन्होंने हुड़दंग और लुम्पेन शब्द का प्रयोग किया। दूसरी तरफ अगर इस प्रक्रिया को देखें और इस मैसेज को पढ़ना शुरू करें तो क्या एक झटके में जो मुस्लिम वोट बैंक था, वो जो क्षेत्रीय ताकतों के साथ खड़ा होता था, मसलन उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी, वह एक झटके में क्या कांग्रेस के साथ आ जाएगा और कांग्रेस एक सीरियस प्लेयर के तौर पर उत्तर प्रदेश में भी आकर खड़ी हो जाएगी। और अगर वो सीरियस प्लेयर के तौर पर नजर आने लगती है कर्नाटक चुनाव के बाद, तो जो ये माना जा रहा है कि विपक्षी एकता के दायरे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों नहीं खड़ा होना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस अगुवाई करे या कांग्रेस साथ रहे तो उनकी अपनी राजनीतिक जमीन पर कहीं ना कहीं आंच आएगी। तो क्या कर्नाटक चुनाव के बाद उनकी भी मजबूरी हो जाएगी? यह एक नई परिस्थिति है जिस नफरत और घृणा का जिक्र सुप्रीम कोर्ट तक ने किया और यह कहते हुए किया कि यह तो ऑटो मोड में होना चाहिए, जिसने नफरत भरी बात की उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। यह मैसेज यूं ही नहीं गया, लेकिन इसके ठीक समानांतर एक चीज और परखने की कोशिश कीजिए। भारत के भीतर के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्वायत्त संस्थान हैं, इससे पहले वो कुछ कहते थे तो लगता था कि हां, उनकी हरकतें मायने रखती है। लेकिन इस दौर में जब सारे संस्थान नेकेट हो गए हैं कि किस तरीके से वह सत्ता के अनुकूल काम करते हैं, तो एक झटके में उनकी किसी हरकत पर कोई ध्यान नहीं देता है। मसलन जो करप्शन का पूरा हिस्सा था, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किसे जारी किया? कांग्रेस को जारी किया, यह कह के कि आप प्रूफ कीजिए कि आपने जो रकम लिख रखी है कि इतनी रकम में यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, इतनी रकम में इस डिपार्टमेंट में नियुक्ति होती है, इसको प्रूफ कीजिए। अब सवाल यह है कि बजरंग दल और बजरंग बली दोनों को साथ जो बीजेपी जोड़ रहे, इसको कौन प्रूफ करेगा? मसला ये नहीं है, मसला है कि इस दौर में तमाम संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों की जो साख थी वह खुले तौर पर खत्म हो गई।
मसला यह है कि इस देश में कानून का राज होना चाहिए था, लेकिन अगर वो राजनीति को प्रभावित करता है और सत्ता को अगर यह लगता है कि उसकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, जिस तरीके से महसूस हो रहा है कि इस वक्त बृजभूषण को लेकर, तो फिर काम करना बंद कर देता है कानून का राज। या फिर अगर यह महसूस होने लगा है जनता के भीतर कि दरअसल यह हिंदुत्व कार्ड जो है, इस प्रक्रिया को अगर समझने की शुरुआत की जाए तो भारत के समाज के भीतर में जो सांप्रदायिकता के बीज थे वह इस राजनीतिक तौर पर बोए गए, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों परिस्थितियां दूषित हो गई। और इस देश का जो विकास का जिक्र था, इस देश में जो इंटेलेक्चुअलिज्म, बौद्धिकता का जो जिक्र था, इस देश में आने वाली पीढ़ियों के साथ जो शिक्षा दीक्षा का जिक्र था, वो सारी चीजें गायब होती चली जा रही है। तो एक झटके में क्या कर्नाटक इस मैसेज को समूचे देश में जीत हार के साथ दे सकता है या नहीं दे सकता है? यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इस परिस्थिति में जब आप खड़े होते हैं तो कर्नाटक में हिंदुत्व कार्ड जो खेला गया और कांग्रेस ने जो बजरंग दल का कार्ड सोचा, उसमें दोनों अब इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। यानी हिंदुत्व के कार्ड की जरूरत बीजेपी को है और बजरंग दल का कार्ड जो कांग्रेस ने खेल चुकी है उसकी जरूरत अब कांग्रेस को है, जो प्रयोग कर्नाटक से आगे जाएंगे। यानी जो बीजेपी का प्लैंक जो अभी तक था, अगर वो चुनावी हार के साथ खारिज हो जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण के जो आरोप कांग्रेस पर लगते हैं अगर चुनावी जीत के साथ उसके अनुकूल हो जाते हैं, तब क्या करेंगे? भारत की राजनीति निहायत ही एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जिसके सामने 4-5 सवाल शायद बहुत बड़े हैं। पहला सवाल तो पहली बार यही आ रहा है कि राजनीतिक तौर पर न्याय की मांग कोई भी व्यक्ति इस देश में कर नहीं सकता है। यानी राजनीति अगर आड़े आ रही है तो न्याय नहीं मिलेगा, यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि राजनीतिक सत्ता आपको बिल्कुल अलग थलग छोड़ देगी अगर आप उस राजनीतिक सत्ता के अनुकूल नजर नहीं आते हैं, चाहे आपकी मांग जायज ही क्यों ना हो। तीसरी परिस्थिति है इस देश के भीतर में जो सैनिकों को लेकर सवाल था, जो लोगों की जिंदगी को लेकर सवाल था, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो या फिर राष्ट्रवाद का मसला हो, ये दोनों मसले भी एक झटके में खारिज हो रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में जवानों की शहादत है एक के बाद एक, लेकिन चुनाव जीतने में पूरी राजनीतिक सत्ता कर्नाटक में मशगूल है। एक बार भी जिक्र नहीं हो रहा है कि किस तरीके की कौन सी स्थिति में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। जो आतंकवाद है उस पर नकेल क्यों नहीं कसी गई? और आतंकवाद को लेकर चाहे याद कीजिए नोटबंदी का जिक्र हो, चाहे धारा 370 का जिक्र हो, पार्लियामेंट के भीतर सरकार ने आतंकवाद को खत्म करने की दिशा से इन दोनों का बोध भी कराया और फिर खुद पे तमगा भी गाड़ लिया कि हम सफल हो गए, लेकिन स्थितियां तो अनुकूल नहीं है। और दूसरी तरफ जो मणिपुर में हो गया, जो आंकड़े आज नजर आए, वो 50 से ज्यादा जो मौत है, लगभग 60 के लगभग जो मौतों का जिक्र है। अब वहां की परिस्थिति में पहली बार समझ में आ रहा है कि एक समुदाय विशेष को आदिवासी समुदाय का दर्जा देकर उसके लिए जो अनुकूल परिस्थिति बनाई जा रही है, तो क्या यह आरएसएस के एक लॉन्ग प्लानिंग का एक हिस्सा था जो नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित करता था? या फिर उससे हट जाइए तो समाज के भीतर जो टकराव की परिस्थिति है उसमें पहली बार मणिपुर ने इस बात का खुला ऐलान कर दिया है कि सत्ता जिसे चाहे जिस रूप में चाहे खड़ा कर सकती और जिसे चाहे जिस रूप में चाहे, अगर राजनीतिक तौर पर वो अनुकूल नहीं है तो उसको ध्वस्त कर सकती है। और चौथा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इस दौर में जब महिलाओं के न्याय का सवाल भी उठा और महिला पहलवान जिनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है उनका सवाल भी उठा, जवानों का सवाल भी उठा, किसानों का सवाल भी उठा, मजदूरों का भी उठा और मणिपुर का भी उठा, लेकिन राजनीतिक चुनाव इन सबसे हटकर लड़ा जाता है। और अगर हटकर लड़ा जाता है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें सत्ता सीधे सीधे इन्वॉल्व है। यानी राजनीतिक सत्ता अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो कानून को परिभाषित करती है, जो इस देश में रूल ऑफ लॉ को परिभाषित करती है और जो इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थानों को अपने अनुकूल करती है, उसमें पहली बार यह सवाल बड़ा हो रहा है, क्या चुनाव की जीत हार के दायरे में अब
यह देखना जरूरी हो गया है कि कोई भी राजनीतिक सत्ता जो भी काम करती है उसको सही या ठीक चुनाव जीत और हार से जोड़ा जाए, और कर्नाटक चाहे अनचाहे इसी दिशा में चला गया है। सवाल यह नहीं है कि बोमई के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर्नाटक के भीतर करप्शन मुद्दा नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुद्दा करप्शन का है। सवाल यह भी नहीं है कि 40% या फिर राजीव गांधी के दौर का 85% का जिक्र हो रहा है। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में कर्नाटक के लोग जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं उसमें कर्नाटक का पैसा पाइपलाइन के जरिए दिल्ली आना और दिल्ली में बीजेपी के आसरे व पूरे देश के भीतर में जो चुनावी मशीनरी है उसको सक्रिय कर देना उस पैसे के आसरे, और किसी भी राज्य का विकास या राज्य अपने तौर पर अपना विकास नहीं कर सकता है अगर यह डबल इंजन की सरकार किसी रैली में ऐलान ना करे कि हम आपको विकास के लिए इतना पैसा दे रहे हैं। यानी ऑटोमेटिक तरीके से कोई राज्य विकास नहीं करेगा, फेडरल सिस्टम चरमरा गया। तब आप क्या करेंगे? जाहिर है उसके बाद एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता चुनाव का है। तो पहली बार कर्नाटक चुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है। यह मसला चाहे अनचाहे, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, आधे दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी है, वहां पर योगी आदित्यनाथ भी भाषण दे के आ गए, जो अब अपनी राजनीतिक जमीन ऐसी पुख्ता कर रहे हैं कि उन्हें मोदी की जरूरत ना पड़े। उनकी एक अपनी परिभाषा है राजनीति की जिसे वो गढ़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के चुनावी जीत हार के साथ बीजेपी के भीतर भी एक चर्गिंग आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कर्नाटक इलेक्शन के बाद? क्योंकि कर्नाटक चुनाव की पूरी बिसात किसी भी कार्ड के आसरे, ध्यान दीजिए, धीरे धीरे जिस जिस कार्ड को खेला गया और आखिर में बजरंग बली तक जब पहुंच गए तो वह पूरी बिसात कर्नाटक की राजनीति में कर्नाटक के नेताओं की नहीं थी, बल्कि वह पूरी बिसात दिल्ली से निकल कर चली थी, जो बार बार देख रही है कि कर्नाटक चुनाव हारने का मतलब 2024 के चुनाव तक पहुंचते पहुंचते हांफने की स्थिति आ जाएगी और बीजेपी के भीतर से ही सवाल उठने लगेंगे, उनके अपने नेता सवाल करने लगेंगे। जो सवाल फिलहाल हरियाणा में होने लगे हैं कि महिला पहलवानों को लेकर अगर खाप और पंचायत जुटने लगी है तो बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी, और बीजेपी के वही एमएलए और वही सरकार अब यह सवाल खड़ा कर रही है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का किला बचाएंगे तो हरियाणा का किला डूबेगा, हरियाणा के किले को बचाएंगे तो उत्तर प्रदेश में मैसेज सही नहीं जाएगा। वो जातीय समीकरण से हो या बाहुबल से हो, वो पैसे के हिसाब से चल रहा हो या अपने सांसद की अस्मिता के साथ चल रहा हो, कोई भी सवाल खड़ा कर लीजिए। इस चेक एंड बैलेंस के खेल में कर्नाटक चुनाव ने एक ऐसे मुहाने पर लाकर बीजेपी को खड़ा कर दिया है जहां पर चुनावी हार बीजेपी और मोदी के लिए 2024 की दिशा में उल्टी गिनती साबित हो सकती है। और इस परिस्थिति में जो सारे कार्ड थे अगर वो भोथरे साबित हो गए तो फिर 2024 यकीनी तौर पर बहुत ही दूर की गोटी होगी। लेकिन एक सवाल इसके साथ और भी है, और अगर बीजेपी ये अपनी बिसात पे भरोसा करके महसूस कर रही है कि हम जीत जाएंगे तो फिर इस ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे आप 2024 कीजिए या 2029 कीजिए। यह कर्नाटक का चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है और न्याय की गुहार दिल्ली में लगती हुई इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे समीकरण एक ऐसा चक्रव्यूह बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की दिशा में बढ़ा चुके हैं जहां पर इनका फंसना लाजमी हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।